हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। माई सेल्फ नीरजा सिंह। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये एनसीईआरटी बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लैंगिक जनन जान लेते हैं क्या है। प्रीवियस चैप्टर में हमने लैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक पढ़ा है कि लैंगिक जनन क्या होती है, उनकी अवस्थाएं क्या है। इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगी, तो वह प्रक्रिया जिसमें दो युग्मकों के संलयन से बनी हुई रचना, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, इसके विकास से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसे हम लैंगिक जनन कहेंगे। यानी लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं जिनके शरीर में, और उनके शरीर में क्या बनते हैं, लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं, और उन्हीं के मिलने से, उन्हीं के संलयन से जो रचना बनती है उसे हम युग्मनस या जाइगोट कहते हैं, जिसके विकास से आगे चल के क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये लैंगिक जनन हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे कैमरेरियस। ठीक है, तो इन्होंने लैंगिक जनन की जानकारी सबसे पहले पौधों में दी। ठीक है, यानी पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है, इसकी जानकारी किसने दी, जे कैमरेरियस नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट देखते हैं, एक शब्द है इम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान। तो यहाँ हमने पादप भ्रूण विज्ञान की बात की है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम युग्मनज से एक परिपक्व शिशु के विकास तक की अवस्थाओं को पढ़ते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, पादप भ्रूण विज्ञान। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं, युग्मनज से लेकर एक कंप्लीट परिपक्व नए जीव की उत्पत्ति तक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो सभी पादप भ्रूण विज्ञान के अंदर पढ़ी जाती हैं। ठीक है, अब इनको देख लीजिए, फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो पादप भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो C.F. वुल्फ हैं, और यही हम इंडिया में बात करें यानी पादप भ्रूण विज्ञान के जनक भारत में, तो वो प्रोफेसर P. माहेश्वरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुष्प की परिभाषा। ठीक है, क्योंकि लैंगिक जनन में जो मुख्य अंग है, प्रजनन अंग है, वो क्या है, फ्लावर है। ठीक है, लैंगिक जनन में अगर हम पौधों में पढ़ रहे हैं तो पौधों में लैंगिक जनन अंग जो है मुख्य कहाँ पाया जाता है, वो पुष्प में पाया जाता है। तो पुष्प की परिभाषा देख लेते हैं सबसे पहले, जो इस प्रकार है। पुष्प एक रूपांतरित संघनित तना अथवा प्ररोह है जिसमें पर्व व पर्व संधियाँ होती हैं। यह जनन अंग के रूप में कार्य करता है तथा मादा युग्मक और नर युग्मक उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिएगा कि पुष्प, यहाँ पे डिफिनेशन क्या है कि एक रूपांतरित और रूपांतरित संघनित तना है, यानी ये तने का रूपांतरण है। यानी तना जो है प्रजनन के उद्देश्य से तना ही किस में बदल गया, फ्लावर में बदल गया, जो कि बहुत संघनित है। यानी क्योंकि तने पे हम जितनी भी रचनाएं देखते हैं, आप किसी भी तने को देखते हो तो एक तने पे आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, पत्तियां दिखाई देती हैं। ठीक है, ये पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं, पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, पर्व संधियों से। ठीक है, नोड। तो इन्हीं पर्व संधियों से क्या होंगे, पुष्प के विभिन्न भाग भी निकलेंगे। तो आप जहाँ से, ये आपका हो गया पुष्पासन, और यहीं से आपकी पंखुड़ियाँ और हरे भाग निकले, तो ये सभी कहाँ निकलेंगे, जिस प्रकार से तने में पत्तियाँ जो हैं वो पर्व संधियों से निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार पुष्प के जितने भी भाग आपको दिखते हैं किसी फ्लावर में, वो सभी पर्व संधियों से ही निकलेंगे। लेकिन वो कैसी होंगी, उनके बीच की जो दूरी होगी वो कैसी होगी, संघनित होगी, बहुत रिड्यूस हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं संघनित तना है, सारी चीज़ें पास पास हो गई। ठीक है, और एक शब्द और लिखा है प्ररोह। प्ररोह आप समझते होंगे, प्ररोह के लिए इंग्लिश में वर्ड दिया जाता है शूट। तो प्ररोह क्या है, नॉर्मली किसी भी पौधे को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है जड़ तंत्र और प्ररोह तंत्र। तो जड़ तंत्र में हमारी जड़ें आती हैं, प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ें। प्राथमिक जो जड़ें हैं वो कैसे, मूलांकुर से निकलती हैं, जड़ तंत्र बनाती हैं। इसके बाद आपका प्रांकुर जो भाग होता है, कि जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो प्रांकुर भाग प्ररोह तंत्र बनाता है, यानी जड़ से ऊपर का भाग सामान्यतः, जिसमें तना होगा, पत्तियाँ होंगे, फल और फूल लगेंगे समय समय पे। तो प्ररोह शब्द जो है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट आप देखते हैं, एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर गोथे, इन्होंने पुष्प को परिभाषित किया था इस प्रकार से कि पुष्प एक रूपांतरित
रूपांतरित प्ररोह है जिसका कार्य क्या है, प्रजनन, यानी प्रजनन के लिए ही पुष्प क्या है, पुष्प का रूपांतरण हो गया, जो कि किसका रूपांतरण है, तने का। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट विच फंक्शन एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड प्रोड्यूसेस ओवा एंड पॉलन, यानी अंड और परागकण को उत्पन्न करता है अपने अपने जनन अंगों में, ठीक है, जिसका कार्य क्या है कि यह जनन अंगों में जनन कोशिकाओं, लैंगिक कोशिकाओं की उत्पत्ति करे, ठीक है। अब फ्लावर जो होता है, तने किसी भी पुष्प पौधे में फ्लावर आना है ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है कुछ हार्मोन्स और कुछ रसायनों की मदद से, ठीक है। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो तने पर नई पत्तियां उत्पन्न करती हैं, कलिकाएं उत्पन्न करती हैं, जिससे कि पत्तियों में वृद्धि होती है, यानी पत्तियां उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से प्रजनन काल के दौरान कुछ ऐसी कोशिकाओं का समूह या कह सकते हैं ऊतकों का समूह उत्पन्न होता है जो क्या करती हैं, फ्लावर को जन्म देती हैं, यानी पुष्प को उत्पन्न करती हैं। ऐसे कोशिकाओं या ऊतकों के समूह को हम फ्लोरल प्राइमोडियम के नाम से जानते हैं। तो प्राइमोडियम की कोशिकाओं को प्राइमोडियल कोशिकाएं कहते हैं, पुष्पीय आदक हिंदी में कहते हैं। तो ये ऐसी कोशिकाओं का समूह होंगी जो क्या करती हैं, आगे चल के पुष्प को उत्पन्न करती हैं। तो पुष्प कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलेंगी, तने के शीर्ष पे मिलेंगी, ठीक है, जहाँ जो भी आपके शीर्ष वाले भाग होंगे। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं आवृत्ति बीज पौधे, ठीक है। हम आवृत्ति बीज पौधे पढ़ रहे हैं जिन्हें इंग्लिश में एंजियोस्पर्म या हम साधारण तौर पे पुष्पीय पौधे कहते हैं, जिनमें पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं। हमने आसपास बहुत से पौधे देखे होंगे, ठीक है। तो इनमें सामान्यतः इनके जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। तो वो 2 अवस्थाएं इस प्रकार से है। पहली है बहुत ही विकसित अवस्था जो ज़्यादा समय के लिए दिखाई देती है, उसे हम बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफिटिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में इनके सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, द्विगुणित होगी। तो हम इसे 2n के से दर्शाते हैं। दूसरी अवस्था है युग्मकोद्भिद अवस्था, जो कि बहुत ही कम विकसित है और कुछ समय के लिए ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो अवस्थाएं हैं ये इनके जीवन चक्र में एक के बाद आती रहती हैं, ठीक है। तो इनका एक के बाद एक आना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी इनकी बीजाणुविद अवस्था युग्मकोद्भिद अवस्था के साथ क्या करती है, एकांतरण करती है, यानी एक के बाद आती है इनके जीवन चक्र में। इसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, ये जीवन चक्र बना हुआ है, शॉर्ट में डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि एंजियोस्पर्म यानी आवृत्ति बीज पुष्पीय पौधों में जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लैंगिक कोशिकाएं बनती हैं, कैसे वो मिलती हैं और उससे किस प्रकार से नया पौधा बनता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए। यहाँ पे ये पुष्प था, प्रजनन काल में क्या हुआ, पुष्प बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या होता है, ये जो ओवरी है ये पूरा जो भाग है स्त्री केसर मादा जनन अंग हो गया, और ये जो आपको येलो कलर की रचना दिख रही है ये पूरा, ये क्या है, ये आपका नर जनन अंग है जिसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के ये जो सबसे ऊपर में येलो वाली रचना है इसे हम परागकोश कहते हैं, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर अभी इस चैप्टर में ये डिटेल में है, ठीक है, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ये जो एंथर यानी ये जो पराग कण हैं ये किस प्रकार से बन रहे हैं, सॉरी ये पराग कोश जो है इनके अंदर जो पराग कण है वो कैसे बनेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है किसके अंदर, पराग कण मात्र कोशिका, यानी पराग कण को जन्म देने वाली कोशिका, मात्र कोशिका, ठीक है। तो इसने अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस यानी होता है अर्धसूत्री विभाजन, यहीं पे हो गया अर्धसूत्री विभाजन, यानी इसके बाद की जो भी रचनाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, आदि गुणसूत्र वाली होंगी, और इसके पहले की जो रचनाएं हैं वो 2n गुणसूत्र वाली होंगी। यानी इसके पहले की जो भी आपके स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो आपकी बीजाणु उद्भिद यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन को दर्शाएंगी, और यहाँ जहाँ से अर्धसूत्री विभाजन हुआ ये युग्मकोद्भिद अवस्था को दर्शाएंगी। तो युग्मकोद्भिद अवस्था स्पोर यानी परागकण के माध्यम से, और परागकण में ही नर युग्मक बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, परागकण में 2 नर युग्मक बनते हैं। आवृत्ति बीज पौधे के बात करें हम तो यहाँ 2 नर युग्मक बनेंगे और ये जाके क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये नर युग्मक वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं जो कि पराग नलिका के माध्यम से भ्रूण कोश में ओवरी के अंदर एंटर करते हैं, किसके लिए, निषेचन के लिए। तो यहाँ तक जहाँ जब तक निषेचन नहीं हुआ है तब तक ये जो रचना है ये n है, यानी आपकी
गैमेटोफिटिक युग्मकोद्भिद अवस्था यहाँ से यहाँ तक के लिए दिखाई दे रही है एन वाली, जो कि कम समय के लिए। शेष पूरी अवस्था 2n है जो कि लंबे समय के लिए दिखाई जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि बीजाणु उद्भिद अवस्था 2n अवस्था विकसित अवस्था है जो लंबे समय के लिए दिखाई देती है, और युग्मकोद्भिद अवस्था है वो कुछ समय के लिए ही आती है। ठीक है, तो शॉर्ट में जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये परागकण क्या हुए, वर्तिकाग्र पर जैसे ही गिरते हैं किसी भी माध्यम से, फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। इसके अंदर ये जो आपकी पतली नली जैसी रचना है इसे हम वर्तिका कहते हैं। यहाँ इसी के अंदर होती हुई पराग नलिका पॉलन ट्यूब आती है और ये भ्रूण कोश यानी उरी के अंदर एंटर कर देती है। इसके पहले थोड़ा सा फीमेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ये आपकी थी स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर ये आपका है, ये पूरा का पूरी रचना। ठीक, इसका नीचे फूला वाला भाग अंडाशय या ओवरी कहलाता है। अंडाशय के अंदर क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं, ये है ओव्यूल। ठीक है, इन्हीं बीजांड के अंदर क्या बनता है, स्पोर यानी मेगा स्पोर कह सकते हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। नर में सूक्ष्म बीजाणु और मादा में गुरु बीजाणु, जो साइज में बड़ा है इसीलिए इसे गुरु बीजाणु कह रहे हैं, इसका विकास होता है। तो गुरु बीजाणु जो है वो क्या बनाता है, भ्रूण कोश बनाता है। कहाँ पे, अंडाशय के अंदर। अंडाशय में भी किसके अंदर, ओव्यूल यानी बीजांड के अंदर भ्रूण कोश का विकास होता है। ठीक है, ये एक मैच्योर परिपक्व क्या बना है, बीजांड की संरचना है। और यहाँ पे क्या है, आपके परागकण जो है अंकुरित हो चुके हैं। यहाँ पे इनका संलयन हो गया यानी भ्रूण कोश के अंदर परागकण एंटर कर गए और इन्होंने 2 नर युग्मक को यहाँ पे छोड़ दिया, जिससे कि एग सेल यानी अंड कोशिका जो है इसका निषेचन हो गया। इसके फलस्वरूप यहाँ पे निषेचन के फलस्वरूप क्या हुई, फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे युग्मनज का विकास हुआ, 2n हो गई ये अवस्था, यहाँ पे 2n हो गई और इसने भ्रूण को जन्म दिया। ये एक कोश की गुणसूत्रों की संख्या तो डबल है, 2n है, लेकिन कोशिका एक ही है। ठीक है, एक ही कोश की है। ठीक है, ये कोशिका वाला फिर से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और वृद्धि कर करके पहले तो भ्रूण बनाता है, फिर भ्रूण का विकास होकर ये नया छोटा सा नवोद्भिद पौधा बनता है, जो कि बड़ा होकर के इस प्रकार से एक विकसित पौधे के रूप में बदल जाता है। ये तो हो गया आप किसका, पुष्पीय पौधों का जीवन चक्र। आगे पुष्प के भाग देख लेते हैं। तो पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पुष्पवृंत। तो पुष्पवृंत क्या होगा, साधारण तौर पे हम क्या कह सकते हैं, ये डंठल है यानी तने पर इसके माध्यम से ये क्या है, कोई भी पुष्प लगा होता है। तो वह भाग जिसके माध्यम से पुष्प तने पर अटैच रहता है, लगा रहता है, उसे हम पेडिसल या पुष्पवृंत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुष्पासन या थैलेमस। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान से सुनते रहिएगा। पुष्पासन थैलेमस। तो थैलेमस इस भाग को कहते हैं, थैलेमस वह भाग है जिस पर पुष्प के सभी अंग लगे होते हैं। ठीक है, तो पुष्प के सभी जो अंग हैं वो कहाँ पे लगे होंगे, पुष्पासन पे लगे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाह्य दल। तो बाह्य दल जो होते हैं ज़्यादातर जो पौधे के हरी पत्ती जैसी संरचनाएं आपको पुष्प के नीचे की ओर दिखाई देती हैं उसे बाह्य दल कहते हैं, सेपल कहते हैं। ठीक है, यहाँ शब्द लिखा हुआ है कैलिक्स। इसके ये जो आपका ग्रुप होता है ना, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसके एक सदस्य को हम सेपल के नाम से जानते हैं। नीचे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी आप नाम देख लीजिए। तो बाह्य दल क्या हुए, पौधे, ये जो पुष्प है इसके ग्रीन जो पार्ट्स हैं जो पत्तियों जैसे दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य दल। और इसको सम्मिलित रूप से इसके समूह को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स यहाँ पे। नेक्स्ट आता है दल यानी कोरोला। तो कोरोला क्या है, ये पुष्प का रंगीन भाग है यानी कलर्ड जो पंखुड़ियाँ जिसे हम कहते हैं वो दल हो गया। ठीक है, तो एक सदस्य को हम दल कहते हैं और इसके दल, क्योंकि एक ही पंखुड़ियाँ नहीं होंगी, कई सारे होंगे, तो इसके समूहों को हम कोरोला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुंकेसर, ये 2। तो पुंकेसर जो होता है ये भाग है। ठीक है, अब पुंकेसर के भी कई भाग होते हैं जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो पुंकेसर जो हुआ ये नर जनन अंग है। ठीक है, नर जनन अंग में नर युग्मक बनेगा। ठीक है, तो नर जनन अंग क्या हुआ, पुंकेसर। ठीक है, स्टेमन।
और पुंकेसर के समूहों को हम एंड्रोशियम कहते हैं, हिंदी में पुमंग कहा जाता है। तो पुंकेसर एक की संख्या के लिए है और किसी पौधों में एक से अधिक होंगे, 2, 4, 6 कितने भी, तो उन पूरे को सम्मिलित रूप से एंड्रोशियम या हम पुमंग के नाम से जानते हैं। अब आया मादा जनन अंग। मादा जनन अंग पुष्प में क्या होता है? स्त्री केसर, या हम हिंदी में इसे अंडप कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में शब्द है एक के लिए, एक अंडप के लिए, एक स्त्री केसर के लिए नॉर्मल कार्पल शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन जब एक से अधिक संख्या में स्त्री केसर पाया जाए किसी पुष्प में, तब हम इसे पिस्टल या गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, अगर एक ही है तो हम इसे कार्पल या पिस्टल कह सकते हैं, लेकिन संख्या एक से अधिक हो गई तो समूहों के लिए शब्द गाइनोशियम या पिस्टल इस्तेमाल होगा। अंतिम है परिदल। परिदल शब्द तब इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी पुष्प होते हैं जिनकी पंखुड़ियाँ और उनके ये बाह्यदल, यानी इनके दल और बाह्यदल दोनों एक ही कलर के, यानी एक ही रंग के होते हैं, तो हमें पहचानने में बहुत ही मुश्किल होती है कि कौन सा दल है कौन सा बादल। तो यानी पुष्प जिस समय किसी के बादल और आपके दल में अंतर ना किया जा सके, तो उस समय हम कंडीशन क्या इस्तेमाल करते हैं? परिदल। पेरियंथ वह कंडीशन है जब बादल और दल में विभेद ना किया जा सके, यानी जब दल और बादल दोनों एक ही रंग के हों तो उस कंडीशन में हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? परिदल, पेरियंथ। ठीक है, इनके समूहों को, परिदल के समूहों को परिदल पुंज शब्द इस्तेमाल करेंगे। किसी के समूह को दर्शाने के लिए पुंज शब्द उसमें ऐड करेंगे। तो परिदल एक के लिए शब्द, एक के लिए इस्तेमाल है, परिदल जो है वो एक के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जब इसके समूहों को के लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? परिदल पुंज। अब हम देखते हैं एक पूर्ण कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसमें क्या क्या भाग होंगे। अब आपको पूर्ण और अपूर्ण पुष्प की जानकारी अगले लेक्चर में दूंगी डिटेल से, अभी आप इनके कुछ भागों को देख लीजिए। तो पुष्प में कुछ सहायक भाग लिखे जाते हैं, या सहायक अंग या सहायक चक्र जिसे कह सकते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? आवश्यक चक्र। तो देखिए सहायक चक्र कैसे होंगे। तो मुख्य रूप से एक पूर्ण पुष्प में 4 भाग लिखे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उसमें से भी 2 सहायक चक्र होते हैं और 2 आवश्यक चक्र होते हैं। ठीक है, तो 2 सहायक चक्र कौन कौन से होंगे? ये बाह्य दल, कैलिक्स। ठीक है, तो बाह्य दल ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो हरा भाग है इसे हम कहते हैं बाह्य दल। ठीक है, संख्या में ये 4-5 जो भी हैं, तो इनके समूह के लिए हम शब्द क्या लिखेंगे? बाह्य दल पुंज। ठीक है, और इसके एक एक सदस्य की बात करें तो हम इसे लिखेंगे सेपल। सेपल इसके एक शब्द, एक के लिए है इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, और जब इसके ग्रुप ऑफ सेपल जो है इसे हम कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं बाह्य दल जो है इसके समूह को हम क्या कह सकते हैं? बाह्य दल पुंज। उसी प्रकार से सेपल के समूहों को कैलिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये समूहों के लिए शब्द है कैलिक्स, और एक सदस्य को सेपल कहते हैं। उसी प्रकार से बाह्य दल एक मेंबर के लिए हिंदी में शब्द हैं, और बाह्य दल पुंज इन सभी के लिए। ठीक है, अब इनका फंक्शन यानी इनका क्या कार्य, बादल का क्या कार्य हो सकता है किसी पौधे में। तो जब भी कोई पुष्प खुला नहीं होता, खिला नहीं होता है, वो कली अवस्था में होता है, तो ये क्या करते हैं? ये पुष्प के आंतरिक जो भी अंदर अंग हैं उनको सुरक्षा देते हैं, यानी इनके जनन भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये सामान्यतः अगर बात करें तो ये जो आपका बाह्यदल होता है वो हरे रंग का होता है, तो जब भी कोई पौधे का कोई भी हरा भाग हम जानते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी हेल्प करता है अगर ग्रीन है तो कली, यानी कली को हम बड लिखते हैं। बड अवस्था में ये क्या करता है? पुष्प के जनन अंगों की रक्षा। ठीक है, इसके 2 कार्य हो गए। अब आप देखते हैं कि ज़्यादातर तो हरे होते हैं ये बादल, लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें ये कलर्ड हो सकते हैं, रंगीन हो सकते हैं। नीचे डायग्राम बना रखा है, इसमें ये लार्कस्पर का लार्कस्पर का पुष्प दे रखा है। इसमें जो इनके बादल हैं वो कैसे हो गए? कलर्ड। जब कलर्ड हो जाते हैं तो हम इसे दलाभ कहते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर जो रंगीन क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं, ठीक है, पेटल रंगीन होती हैं, ठीक है, दल रंगीन होते हैं। तो हम इसे उस समय दलाव कहते हैं। जब ये कैसे हो जाते हैं, बादल जब रंगीन हो तब हम इसे दलाव कहते हैं, या पेटलॉइड दे रखा है, ठीक है। ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पे आपस में जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं है, हम एक एक अलग नहीं करेंगे, अगर अलग करेंगे तो सभी फट जाएंगे। तो ये जो कंडीशन दी गैमोसेफलस यानी सभी कैसे हैं, युक्त हैं, ठीक है। सभी सेपल यानी सभी बादल कैसे हैं, जुड़े भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सामान्यतः ये कैसे होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन किसी किसी पुष्प में ये कलर्ड भी हो सकते हैं, रंगीन भी हो सकते हैं। और निषेचन के बाद ये ज़्यादातर क्या होते हैं, गिर जाते हैं या सूख जाते हैं। आपने देखा होगा जब फल बन जाता है तो ये सूख जाते हैं, सूखे हुए भाग लगे रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुष्प हैं जिनमें फल बनने के बाद भी ये लगे रहते हैं और खाए जाते हैं। जैसे आपने टमाटर में देखा होगा, ये हरे हरे जो बादल हैं वो लगे होते हैं। बैंगन में तो ये फल के साथ ही बढ़ते हैं और उसे खाया भी जाता है, यानी खाने योग्य भाग है बैंगन में, जो हरा हरा भाग आपको दिखता है बादल का, ठीक है। अमरूद में ये सूख कर क्या होता है, फल के साथ ही लगा रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं दलपुंज यानी कलर्ड। तो ज़्यादातर आपने ये जो ये पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं, पुष्प की रंगीन पंखुड़ियाँ जो बहुत ही आकर्षक दिखती हैं, तो इन्हें हम दल कहते हैं, इसके एक सदस्य को। लेकिन समूहों में है तो अगर कई सारी हैं तो हम इसे दलपुंज कहेंगे, ठीक है। एक को पेटल कहेंगे इंग्लिश में, और इसके समूह को ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला। तो कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, यानी दल के समूहों को दलपुंज कहेंगे। अब ये जो है, ये पुष्प का दूसरा क्या है, आपका सहायक चक्र है। हम सहायक चक्र पढ़ रहे हैं। पहला आपका बाह्य दलपुंज, ये सहायक चक्र है, और दूसरा कौन सा सहायक चक्र हो गया, दलपुंज। तो ये जो है, ये अनेक, जो दूसरा सहायक चक्र है जिसे हम दलपुंज कह रहे हैं, ये अनेक दलों से मिलकर बना होता है। ये रंगीन है, आप देख सकते हैं। तो रंगीन होने के लिए ये क्या रंगीन होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, बहुत ही आकर्षक होते हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार की सुगंध पाई जाती है कई पुष्पों में। ये क्या करते हैं, कीटों को या परागण के लिए आकर्षित करते हैं, ठीक है, क्योंकि कलर्ड है, और इनमें कुछ विभिन्न प्रकार की खुशबू पाई जाती है। लेकिन जब ये बंद है, कली की अवस्था में, तो ये पुष्प के जनन अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो इसके दो कार्य हो गए, पहला तो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना, और दूसरा कि कली की अवस्था में ये पुष्प के अंदर जो भी जनन भाग है उनकी सुरक्षा करते हैं। ये गुड़हल का पौधा पुष्प है, इसका डायग्राम बना रखा है। ये पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, और ये इनके जनन अंग है, मादा नर, ठीक है। अब आपका आता है दूसरी कैटेगरी, पुष्प के आवश्यक चक्र। इसे कहते हैं आपके नेसेसरी हॉर्ल्स ऑफ अ फ्लावर, यानी नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, जो आवश्यक हैं, जो वास्तविक रूप में जनन में भाग ले रहे हैं। इसके पहले जो आपने दो पढ़े वो उन्हें हम कह सकते हैं एसेसरी, या हम कहते हैं सहायक चक्र, जो जनन में मदद करते हैं लेकिन जनन में भाग नहीं लेते, ठीक है। जो मुख्य रूप से जनन में भाग लेने वाले अंग हैं उन्हें हम आवश्यक चक्र कहते हैं, जो कि किस नाम से जाने जाते हैं, पुमंग और कौन सा, जायांग। तो पुमंग जो है, इसके एक सदस्य यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये है, ठीक है। तो किसी भी पुष्प में ये एक पुंकेसर जो है उनके समूहों को के लिए शब्द है पुमंग। तो पुमंग क्या है, ये क्या है, पुंकेसर के समूहों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है पुमंग, इंग्लिश में एंड्रोसियम। और ये जो स्टेमन है, स्टेमन जो है ये एक पुंकेसर के लिए इंग्लिश में शब्द है, और ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम, ठीक है। ये पुष्प का तीसरा चक्र है, नर जनन अंग कहलाता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। तो ये नर जनन अंग कौन सा होगा, पुंकेसर कहेंगे हम, या हम इसे सम्मिलित रूप से पुमंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी नर जनन अंग पूछा जाए पौधों में तो स्टेमन कहा जाएगा, या पुंकेसर नर का जनन अंग है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नर युग्मक बनेगा, ठीक है, नर युग्मक लैंगिक कोशिका है। नेक्स्ट है, प्रत्येक पुमंग पुंकेसर का बना होता है। बता दिया आपको कि पुमंग जो है ये इसकी एक इकाई पूछी जाए तो एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, और जब ये कई सारे पुंकेसर जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाएं, तो इनके समूहों को पुमंग कहते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजांड युक्त भाग पराग कोश होता है, ठीक है। ये जो भाग है, इसकी भाग करें तो ये सामान्यतः दो में डिवाइड होता है, दो में विभाजित है। एक तो ये धागे जैसी रचना है जिसे हम पुतंतु या तंतु लिखते हैं, इंग्लिश में इसे हम लिखते हैं फिलामेंट,
ठीक है। तो पुंकेसर के दो भाग हैं, एक पुतंतु या तंतु और दूसरा है परागकोश। परागकोश के लिए शब्द है इंग्लिश में एंथर, एंथर और परागकोश। ठीक है, तो एंथर या परागकोश ये एक भाग हो गया और पुतंतु। अब यहाँ पे ऐसे दो एंथर, इस प्रकार से एंथर जुड़े होते हैं आपस में, इसको जोड़ने वाली रचना को हम योजी कहते हैं, योजी या कनेक्टिव। ठीक है, तो सामान्यतः दो भाग लिखे जाते हैं और परागकोशों को आपस में जोड़ने वाली रचना को योजी कहते हैं। अब ये जो परागकोश होते हैं, इन्हीं में अर्धसूत्र, इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है इनकी कोशिकाओं के अंदर, और आगे चल करके परागकण, ये एन लिखी है, यानी अगुणित लैंगिक कोशिकाओं को या कह सकते हैं नर युग्मक को ये जन्म देते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अलग अलग पुष्प में नर युग्मक बना हुआ है, यहाँ पे सॉरी नर युग्मक नहीं, ये पुंकेसर का डायग्राम है। इसकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होगी। सबसे अंतिम आवश्यक अंग जिसे हम जायांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके एक सदस्य को स्त्री केसर कहेंगे या कार्पल शब्द इंग्लिश में है। इसके समूह को, स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं और कार्पल के समूहों को हम पिस्टिल या गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है, इसे मादा जनन अंग कहते हैं। तो मादा जनन अंग क्या हो गया, स्त्री केसर या जायांग हम कह सकते हैं, ये मादा का जनन अंग है। इसी में मादा युग्मक अंड कोशिका का विकास होगा। तो जायांग की इकाई यानी एक समूह को क्या कहेंगे, एक सदस्य को स्त्री केसर या अंडप शब्द भी आपको मिलेगा कई किताबों में, तो दोनों शब्दों को आप जान लें। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। अब इनके भाग और इनके क्या कार्य हैं सभी भाग के, तो पहला देख लीजिए। स्त्री केसर की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। ठीक है, यानी ये इस प्रकार से जो रचना बनेगी, इसकी संख्या किसी पुष्प में या तो एक हो या एक से कई सारी हो सकती हैं। या अगर एक से अधिक है तो हो सकता है ये आपस में जुड़े हों सभी, या फ्री भी हो सकते हैं या नहीं भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः किसी सभी स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय क्या होता है, अंडाशय इसका फूला हुआ भाग होता है। यहाँ पे डायग्राम में बनाया हमने, ये डायग्राम देखिए, ये पुष्पासन पे लगा होगा। ठीक है, और यहाँ पे फूला हुआ जो भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं, जो आगे चल के एक पतली नली से जुड़ा होता है और यह सबसे ऊपर में दोबारा से फूल जाता है, गुंडीनुमा रचना बनाता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। तो स्त्री केसर के 3 भाग आपने कौन कौन से पढ़े, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। वर्तिका नली के समान रचना है। इसी वर्तिका यानी इसी नली के समान इसी रचना में जब परागकण यहाँ पे गिरते हैं, अंकुरित होते हैं, तो ये मादा युग्मक तक कैसे पहुँचते हैं, ये बीच में रास्ता प्रदान करती है नर युग्मकों को मादा युग्मक तक पहुँचने के लिए। तो बीच में पराग नलिका बनती है, कब, परागण के समय, निषेचन के समय ये बीच में पराग नलिका को स्थान देती है, रास्ता देती है पहुँचने के लिए। वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर क्या होगा, नर युग्मक ये परागकण जो है ये अंकुरित आके अंततः क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, चिपचिपे होने के कारण जैसे ही परागकण इस पे गिरते हैं वो यहाँ पे क्या जाते हैं, चिपक जाते हैं, कुछ चिपचिपे पदार्थ क्योंकि वर्तिकाग्र जो है वो उत्पन्न करती है। अब अंडाशय की बारे में बात करें तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार की रचनाएं यहाँ दिखाई देती हैं बीज जैसी, तो उसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, और एक बीजांड को हम देखेंगे, ये ऐसी कई सारे बीजांड हैं। ठीक है, इनकी संख्या कई सारी हो सकती हैं। तो बीजांड जो होता है इसके अंदर क्या बनता है, भ्रूण कोश बनेगा और भ्रूण कोश के अंदर आपका मादा युग्मक अंड कोशिका बनेगी। इसका डिटेल में अध्ययन इसी चैप्टर में है जो आगे हम पढ़ेंगे। यह आपका रोज का प्लांट है, इसमें आपके स्त्री केसर बने कई सारे हैं, 1 से 50 तक हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है, स्त्री केसर। आप ये देखिए, ये आपका पुष्पासन वाला भाग है, इसको काटा गया है। काटने के बाद देख सकते हैं ये स्त्री केसर है और पतली पतली क्या है, ये इसकी वर्तिका है और ऊपर वर्तिकाग्र। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे
येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये क्या है, पुंकेसर है, नर जनन भाग है। और ये जो भाग है वाइट कलर का ये मादा जनन भाग है। ये जो सबसे ऊपर फूला वाला भाग दिख रहा है ये वाइट कलर का, ये आपका क्या होगा, वर्तिकाग्र है। और ये पतली नलिकाएं जो दिख रही हैं ये वर्तिका है। और नीचे जो फूले वाले भाग दिख रहे हैं ये अंडाशय है, ये गुलाब में दिख रहा है। और ये सभी क्या है, ये पुष्पासन है, पुष्पासन में लगे हुए, ये अंदर की ओर ढसे हुए हैं सारे भाग। ठीक है, चलिए इसके डिटेल को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो अंडाशय क्या हुआ, ये स्त्री केसर का आधारी भाग यानी सबसे नीचे वाला भाग है जो कि फूला हुआ होता है थोड़ा। और इसी के अंदर बीजांड बनते हैं, बीजांड को हम ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, जो संख्या में एक भी हो सकता है और अलग अलग पुष्पों में एक से अधिक भी हो सकता है। अंडाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, यानी बीजांड जो होता है अंडाशय की आंतरिक भित्ति से अटैच होता है, जुड़ा होता है ऊतकों के माध्यम से। ठीक है, तो बीजांड के अंदर क्या बना, मादा युग्मकोद्भिद यानी मादा युग्मक को उत्पन्न करने वाली रचना बनी, जिसे हमने भ्रूण कोश कहा, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश वह रचना है जो बीजांड के अंदर बनती है, किसके फलस्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। और इसमें क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक जिसे हम अंड कोशिका एग सेल कहते हैं वो बन गया। ठीक है, निषेचन की क्रिया में भ्रूण कोश, निषेचन की जो भी क्रिया होती है नर और मादा के मिलने की, वो भ्रूण कोश में संपन्न होगी। तो अंडाशय हमने जाना, इसे नेक्स्ट जानते हैं वर्तिका। ये तो वर्तिका क्या होती है, यानी अंडाशय के ये ऊपरी भाग से क्या होती है, पतली लंबी वृंत यानी डंठल जैसी रचना जाती है, जिसे हम वर्तिका स्टाइल कहते हैं। वर्तिका के लिए इंग्लिश वर्ड है, टर्म दिया हुआ है स्टाइल, जो कि ऊपर की ओर एक घुंडी नुमा फूली हुई, ठीक है, रचना से जुड़ जाता है। ठीक है, तो नीचे ये अंडाशय से जुड़ा है और वर्तिका ऊपर की ओर वर्तिकाग्र से जुड़ी है। ठीक है, निषेचन के समय इसका कार्य देख लीजिए, ये नर युग्मक को रास्ता प्रदान करती है जिससे होकर परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। ठीक है, लास्ट देखिए वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा बोलते हैं इसे। ठीक है, वर्तिकाग्र के लिए इंग्लिश वर्ड है स्टिग्मा। ठीक है, तो वर्तिकाग्र के शिखर पर एक छोटी फूली हुई चपटी और चिपचिपी रचना पाई जाती है। आपको बता दिया चिपचिपी होती है, इसीलिए परागकण जैसे इस पे गिरते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। यह परागण की क्रिया में परागकणों को प्राप्त करती है, यानी यहीं पे परागकण आके चिपक जाते हैं और उनका अंकुरण हो जाता है। यानी इनके अंकुरण से क्या होता है, परागनलिका निकलती है जो कि जाके भ्रूणकोश में प्रवेश करके निषेचन संपन्न कराती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहाँ तक इतना ही। आगे की जो क्रिया है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।